Hello guys, this is economy section of Udan series. First chapter is basics of microeconomics. First topic is demand side of economy. सबसे पहले हम पढ़ेंगे law of demand. According to law of demand, as the price of goods or services increases, consumer demand for that goods or service will decreases and vice versa. Means जैसे जैसे किसी भी गुड्स के प्राइस जो है इंक्रीज करेंगे उसकी जो है डिमांड डिक्रीज कर जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्मार्टफोन का प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो उसकी जो है डिमांड बढ़ जाती है। हम इस ग्राफ से देखें कि अगर प्राइस 4 रुपीज़ है तो डिमांड है 2 यूनिट। अगर प्राइस 2 रुपीज़ है तो डिमांड है 6 यूनिट। ठीक है, तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि जैसे डिमांड बढ़ेगा उसका जो है प्राइस डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड, ये सभी गुड्स के लिए अप्लाई नहीं होता। ये अप्लाई होता है ओनली टू नॉर्मल गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स क्या होता है? अ गुड हुज डिमांड ड्रॉप्स व्हेन पीपल्स इनकम राइजेस। मतलब लोगों की जब इनकम राइज होती है, लोगों की इनकम बढ़ती है, तो लोग ऐसे गुड्स के लिए डिमांड कम कर देते हैं। ठीक है, तो उन्हें इंफीरियर गुड्स बोलते हैं। ठीक है, अ, जैसे इनकम उनका बढ़ेगा तो वो कंज्यूमिंग दे स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर कॉस्टली सब्स्टिट्यूट इंस्टीड। ओके, फॉर एग्जांपल लोग चीप सीरियल्स, फूड ग्रेन्स, लाइक फॉर एग्जांपल राइस, इनको जो है रिप्लेस करके फ्रूट्स, एग्स, मिल्क, इन सब चीज़ों को ज़्यादा परचेज करेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर आपके पास पैसे कम है तो आप बाइक परचेज करेंगे, लेकिन अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप कार के लिए चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स क्या होता है? ये जो है नॉन लग्जरी आइटम है। ठीक है, मतलब ये इंफीरियर गुड्स ही होते हैं, बट इनका जो प्राइस है वो नॉर्मल प्राइस की तरह नहीं बढ़ता है, मतलब लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता। इनमें क्या होता है, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज करेगा वैसे वैसे इसका डिमांड भी इंक्रीज होगा। हम इस ग्राफ से देख सकते हैं इसको कि ये लेट से ये 20 रुपीज प्राइस है, तो इसका जो डिमांड है वो होगा, लेट से अगर ये ग्राफ को हम सही मान लें तो 2.5 यूनिट समथिंग। अगर प्राइस 40 है तो डिमांड 6 kg। ठीक है, तो मतलब यहाँ हम देख रहे हैं कि प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका क्वांटिटी भी बढ़ रहा है, जबकि हमारा लॉ ऑफ डिमांड था, यहाँ पर जैसे ही हम प्राइस बढ़ रहा था तो डिमांड जो है डिक्रीज कर रहा था। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है ब्रेड, राइस, व्हीट। ठीक है, ऐसा ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका जो कोई भी ना क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही इसेंशियल और इन्फीरियर टाइप के गुड्स होते हैं, तो इनका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। गिफिन गुड्स के लिए 3 कंडीशंस होती हैं। कोई भी गुड्स गिफिन गुड्स तभी होगा अगर वो इंफीरियर क्वालिटी का है, उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, और जो है मेजर पॉपुलेशन जो है मेजर पोर्शन ऑफ इनकम इन पे स्पेंड कर रही है। ठीक है, अब गिफिन गुड्स से ही मिलते जुलते एक और गुड्स होते हैं, उन्हें बेबलॉन गुड्स बोलते हैं। लेकिन ये लग्जरी आइटम्स होते हैं, जैसे इम्पोर्टेड कार वगैरह होती है ना, इनका जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज करेगा वैसे वैसे इनका डिमांड बढ़ता है। ठीक है, लेकिन गिफिन गुड्स लग्जरी आइटम्स नहीं है, ये एसेंशियल आइटम्स हैं, व्हीट, राइस, ब्रेड, है ना। तो इनका जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है इनकी डिमांड भी बढ़ने लगती है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड्स। मतलब डिमांड को कौन डिटरमाइन करेगा, मतलब किन चीजों से डिमांड बढ़ेगी और घटेगी। तो एक तो है प्राइस, दूसरा है लोगों की इनकम, तीसरा है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, मतलब लोग किस चीज को प्रेफरेंस दे रहे हैं। जैसे लोग फ्रूट को ज्यादा दे रहे हैं तो फ्रूट का रेट बढ़ेगा, अगर लोग शुगर को दे रहे हैं प्रेफरेंस तो शुगर का रेट बढ़ेगा, गुड़ को दे रहे हैं तो गुड़ का रेट बढ़ेगा। ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, उससे रिलेटेड जो है आइटम्स के रेट्स क्या चल रहा है, जैसे
टी और कॉफ़ी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन टी और कॉफ़ी का रेट लगभग सेम है और आपको कॉफ़ी ज़्यादा लग्जरी लगता है तो आप कॉफ़ी प्रेफर करेंगे, तो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कॉफ़ी का रेट बहुत ज़्यादा है तो आप टी को प्रेफर कर लेंगे तो टी का डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, फॉर एग्जांपल हम जब कोई प्लाट खरीदते हैं तो हम ये देख के चलते हैं कि फ्यूचर में इसका रेट बढ़ने वाला है क्या। कोई प्लाट ऐसा है जिसका रेट अगर फ्यूचर में बढ़ने वाला है तो उसके लिए ज़्यादा कस्टमर होते हैं, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो इसमें डिटरमिनेंट्स क्या क्या होगा, ये एग्जाम में पीटी में डायरेक्टली आ सकता है। प्राइस, ठीक है, और लोगों का मतलब कंज्यूमर का इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, ऐसे पेयर, है ना, गुड्स के पेयर ऑफ कंपीटिंग गुड्स जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकें। जैसे अभी हमने बात करी ना टी और कॉफी की, मतलब हम टी की जगह कॉफी ले लें, कॉफी की जगह टी ले लें, तो वो लगभग एक्सपीरियंस लगभग सेम रहता है, तो इनको जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलेंगे। ठीक है, अभी जैसे आपने देखा होगा कि हम कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं तो थम्स अप नहीं है तो चलो ठीक है पेप्सी ले ले रहे हैं, क्योंकि वो लगभग सब्स्टिट्यूट गुड्स ही हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पेयर ऑफ गुड्स दैट आर इंटरडिपेंडेंट, मतलब ऐसे गुड्स जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेड एंड जैम, मतलब ब्रेड के बिना जैम क्या कोई क्या ही खाएगा, और ब्रेड अकेला खाने में उतना अच्छा नहीं लगता। टी एंड शुगर, अब टी विदाउट शुगर उतना अच्छा नहीं होता ना, तो ये एक कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक दूसरे के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी होता है। ठीक है, अभी हम डिमांड पढ़ेंगे। इट मेजर्स हाउ क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्ड टू प्राइस चेंजेस। ठीक है, मतलब है कि अगर प्राइस चेंज हो रहा है किसी चीज का तो उसकी जो डिमांड है वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। मतलब प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड बढ़ रही है, घट रही है, या कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें सिर्फ इतना देखना है। ठीक है, तो ये जो है एक तो इलास्टिक डिमांड होती है, एक इन इलास्टिक डिमांड होती है। ठीक है, तो इलास्टिक डिमांड का मतलब है प्राइस चेंज होने से डिमांड में एकदम से अंतर आ रहा है। इन इलास्टिक डिमांड का मतलब ये होता है कि प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड एकदम सही से सही प्रोपोर्शन में बिहेव नहीं कर रहा है। जैसे अगर हम इस ग्राफ से देखें तो यहाँ ये डिमांड था, ठीक है, इस प्राइस पे ये डिमांड था, प्राइस जो है कम हुआ, ठीक, ये, तो यहाँ पे इसकी जो है डिमांड है आ, वो चेंज हुई। ठीक है, अभी प्राइस ये है तो डिमांड ये हो गया, मतलब प्राइस यहाँ पे कम हुआ तो डिमांड यहाँ बढ़ गया। ठीक है, तो ये एक प्रोपोर्शन में वर्क कर रहा है, तो ये हो गया इलास्टिक डिमांड। ठीक है, ये डिमांड है, ठीक है, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी। ठीक, जब प्राइस यहाँ पर है, ये कुछ प्राइस है, तो क्वांटिटी Q1 है, ठीक, डिमांड है ब्रेड की। अब प्राइस ये कम हो गया और इसकी क्वांटिटी में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, थोड़ी सी बढ़ी है। लेकिन अगर हम देखें ना प्राइस कट को, तो प्राइस कट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अगर यहाँ पे हम देखें प्राइस कट, तो यहाँ प्राइस काफ़ी हाई है और क्वांटिटी लगभग इसी के पास में आ रही है। और यहाँ पे देखो ये काफ़ी ज़्यादा ये प्राइस कट हो गया और उसके बाद क्वांटिटी में उतना ज़्यादा चेंजेस यहाँ से यहाँ तक बहुत कम आया है। अगर ये P1 और P2 प्राइस को अगर हम देखें तो क्वांटिटी में फिर भी काफ़ी कम चेंज आ रहा है। अगर यहाँ पे देखें प्राइस थोड़ा सा चेंज हुआ, क्वांटिटी काफ़ी चेंज हो रही है, तो ये जो है इन इलास्टिक डिमांड हुआ। ठीक है, डिमांड कर्व, ठीक है, फॉर एनी चेंज इन प्राइस देयर इज एन इनवर्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में कि किसी भी वैल्यू का जो है प्राइस अगर चेंज हो रहा है तो उसकी डिमांड चेंज होगी। ठीक है, अभी डिमांड कर्व क्या होता है हम इसको समझ लेते हैं। नॉर्मली ये प्राइस है, ठीक है, तो इस पे ये डिमांड है, यहाँ प्राइस है, ये डिमांड है, ये नॉर्मली ये डिमांड का ग्राफ आ गया। लेकिन डिमांड कर्व क्या होता है इसमें, यहाँ पे अगर हम देखें ना तो ये प्राइस है, ये डिमांड है, और यहाँ पे भी अगर हम प्राइस देखें ना तो यही सेम डिमांड आ रहा है लगभग।
तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। मतलब जो है डिमांड एक्चुअल में प्राइस ड्रॉप के साथ ना बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, प्राइस के साथ ना प्राइस जो ड्रॉप हो रहा है बट डिमांड इंक्रीज नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट टर्म होता है इसमें एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। मतलब यहाँ पे ये प्राइस है, ये डिमांड है, सेम प्राइस पे ही लगभग ये डिमांड भी है। मतलब यहाँ ये भी डिमांड है, ये भी डिमांड है, तो सेम प्राइस पे डिमांड जो है इंक्रीज हो रही है। और इस तरह का जब कर्व बनता है ना, तो इसको बोलते हैं डिमांड कर्व, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक से पहले ना मैं आपको इन इलास्टिक और इलास्टिक का कंसेप्ट ना थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ। द प्राइस ऑफ सम गुड्स आर वेरी इनलास्टिक, दैट इज a reduction in the price does not increase demand much and increase in the price does not much hurt demand। मतलब किसी चीज का ना अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी ना डिमांड बहुत ज़्यादा कम नहीं होती है, तो ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं, इनएलास्टिक, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे गैसोलीन। गैसोलीन मतलब पेट्रोल डीजल। मतलब पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ता रहे ना फिर भी डिमांड कम नहीं होगा, आप समझ रहे हैं। जबकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड कम होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ड्राइवर्स जो है परचेज करते रहेंगे पेट्रोलियम, ठीक है, तो इसको बोलेंगे इनएलास्टिक। अब इलास्टिक बेसिक कंसेप्ट हम समझ रहे हैं। इलास्टिक मतलब है इफ द क्वांटिटी demanded of a product change greatly in response to change in the price, it is elastic। मतलब प्राइस अगर इंक्रीज हुआ तो उसकी जो है डिमांड कम होगी। अगर इस ग्राफ से हम देखते हैं इनइलास्टिक डिमांड और इलास्टिक डिमांड। देखो यहाँ पे ये जो प्राइस है तो क्वांटिटी ये है, अगर प्राइस ये है क्वांटिटी ये है, प्राइस ये है क्वांटिटी ये है, मतलब प्रॉपरली ना ये जो इलास्टिक डिमांड का जो कर्व ये सॉरी इलास्टिक डिमांड का जो ग्राफ है ना वो प्रॉपरली ना प्रोपोर्शन में वर्क कर रहा है। जबकि इन इलास्टिक का जो ग्राफ है, यहाँ देखो प्राइस 60 रुपीज है तो उस समय ये 2 यूनिट परचेज कर रहे हैं, 40 है तो लगभग 3। मतलब यहाँ जो प्राइस काफी ड्रॉप हो रहा है लेकिन क्वांटिटी पे ना उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो इसको इनइलास्टिक बोलेंगे। एक ग्राफ से हम दोनों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है वेवलॉन इफेक्ट। वैसे मैंने अभी वेवलॉन गुड्स आपको बताए थे, जो लग्जरी गुड्स होते हैं ना। अ, आजकल आपने देखा होगा कि आईफोन का बहुत क्रेज है, प्राइस बढ़ रहा है तो उसको और ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है, तो वही है लग्जरी गुड्स। जैसे कि रॉयल्स रॉयस कार हो गई, है ना, रोलेक्स वॉच हो गया, ठीक है, इनका जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है इनका डिमांड बढ़ता है, तो इसको बेबलॉन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। स्पेकुलेटिव इफेक्ट। स्पेकुलेटिव इफेक्ट क्या होता है, रिवर्स द डिमांड कर्व ड्यू टू एक्सपेक्टेशन ऑफ सर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। इफ द प्राइस ऑफ द commodity increasing then the consumer will buy more it because of expectations, ठीक है। आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि किसी अगर कंपनी का शेयर बढ़ रहा है ना तो उसको और ज्यादा लोग परचेज करते हैं, और ज्यादा लोग परचेज करते हैं, डिमांड और बढ़ता है, तो इसका जो है स्टॉक और ज्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि वहां पे लोगों को लग रहा है कि इस कंपनी का जो है ना स्टॉक और ऊपर जाने वाला है, तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करते हैं, उसको और ज्यादा बाई करते हैं, तो इसको स्पेकुलेटिव इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमी। अभी तक हम डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमी पढ़ रहे थे, ये है सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई। द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट other things being equal, as the price of goods or services increases, quantity supplied of goods or services also increases, vice versa। मतलब अगर प्राइस इंक्रीज करेगा तो उसकी जो सप्लाई है उस गुड्स और सर्विस की वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर प्राइस डिक्रीज करेगा तो सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। एग्जांपल देखते हैं, मार्केट प्राइस ऑफ कॉफी बीन्स राइजेस, ठीक है, फार्मर्स आर इंसेंटिवाइज टू ग्रो मोर कॉफी बीन्स इंक्रीजिंग द सप्लाई। मतलब अगर कॉफी बीन्स का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो फार्मर क्या करेंगे, उसको और ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। मतलब सप्लाई को कौन डिटरमाइन करता है, मतलब सप्लाई किन चीज़ों पर डिपेंड ज़्यादा करती है। इट इन्फ्लुएंस्ड बाई
फैक्टर्स लाइक कमोडिटी प्राइस, प्रोडक्शन कॉस्ट, टैक्सेस, प्रॉफिट। ठीक है, मतलब जो प्राइस, जो भी कमोडिटी है उसका प्राइस क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, मतलब कितने में वो प्रोड्यूस हो रही है, टैक्सेस उस चीज पे क्या है, प्रॉफिट कितना हो रहा है। ठीक है, इन चीजों पे सप्लाई डिपेंड करती है। ठीक है, अगर सीधी बात है प्रॉफिट ज्यादा होगा तो सप्लाई इस चीज की ज्यादा होगी। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इट इंडिकेट्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू द प्राइस चेंज। मतलब प्राइस चेंज होने पे उसकी सप्लाई कैसे इम्पैक्ट करेगी, ये हम इस इलास्टिसिटी के अंदर देखेंगे। ठीक है, मतलब रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस चेंज के साथ क्वांटिटी जो सप्लाई हो रही है उसका रिस्पॉन्स कैसा है। नेक्स्ट टॉपिक इज सप्लाई कर्व। देर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, मतलब सप्लाई कर्व कहता है कि इसमें प्राइस और जो है सप्लाई का ना डायरेक्ट रिलेशन होता है। इंक्रीज इन प्राइस रिजल्ट्स एंड इंक्रीज क्वांटिटी इन सप्लाइड। मतलब प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी सप्लाई बढ़ेगी। इस ग्राफ से हम देखते हैं ये S1 सप्लाई, S2 ग्राफ, S3। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें ये प्राइस है इसका, ये जो है क्वांटिटी सप्लाई हुआ, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी सप्लाई हुआ। ठीक है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी सप्लाई हुआ। ठीक है, तो ये जो है सप्लाई कर्व है अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है? इट अकर्स व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल क्वांटिटी सप्लाइड। मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हों, डिमांड और इक्वल टू सप्लाई। ठीक है, तो वो क्या होगा, मार्केट इक्विलिब्रियम। डिटरमाइनिंग द मार्केट प्राइस, इससे जो है प्राइस का मार्केट प्राइस है ना किसी भी कमोडिटी का वो फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल एट अ बेकरी, market equilibrium reached when the amount of bread produced daily is sold out at closing time without leftover or shortage। ठीक है, मतलब बेकरी जो है बंद हो रहा है उस समय ना तो कुछ बच रहा है और ना ही कम पड़ रहा है। ठीक है, तो प्राइस इज डिटरमाइंड एट द इंटरसेक्शन ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड कर। तो ऐसे में जो इसका जो मार्केट इक्विलिब्रियम होगा वो इंटरसेक्शन होगा ना, मतलब ये जो है आप डिमांड का इंटरसेक्शन है, ये सप्लाई का इंटरसेक्शन है, तो ये जो है यहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम होगा। इसमें होता क्या है, हम समझेंगे। सेटिंग द प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम, ठीक है, लीड्स टू सरप्लस। अगर जो है इक्विलिब्रियम से ऊपर अगर प्राइस सेट किया, ठीक है, तो सरप्लस बच जाएगा। अभी हम इस ग्राफ से अगर देखें कि ये जो है मार्केट इक्विलिब्रियम है और ये जो है सप्लाई है। ठीक है, अगर हम जो है प्राइस यहाँ ना सेट करके अगर हम प्राइस यहाँ सेट करेंगे, ठीक है, तो डिमांड क्योंकि ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है, आप देख रहे हैं डिमांड जो है, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है, यहाँ पे अगर हम सेट कर रहे हैं ना तो यहाँ प्राइस ज़्यादा है, तो ये डिमांड यहाँ पे कम है, तो ये जो सेक्शन है ना, ये जो सेक्शन है ये सरप्लस बच जाएगा। मतलब ये होगा कि पूरा सामान बिक नहीं पाएगा। ठीक है, और अगली कंडीशन समझते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, वेयर क्वालिटी सप्लाई एक्सीड द क्वांटिटी डिमांड, मतलब डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो जाएगी। टू क्लियर इन्वेंट्री द कंपनी मस्ट लोअर द प्राइस। तो अब क्या करना पड़ेगा, प्राइस वही गिराना पड़ेगा, तभी जो है इन्वेंट्री को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्सली सेटिंग द प्राइस लो द इक्विलिब्रियम कॉज एक्सीड डिमांड। अभी हम इसी ग्राफ से अगर हम समझें, अगर हम जो है मार्केट इक्विलिब्रियम से नीचे जो है, ठीक है, अगर हम प्राइस हम यहाँ सेट कर दें, ठीक है, तो डिमांड यहाँ पे कहाँ है, ये डिमांड यहाँ पर है और प्राइस हमने यहाँ सेट किया है, तो ये डिमांड डिमांड का जो है ग्राफ है। तो यहाँ जो गैप बन रहा है ना, मतलब डिमांड ज़्यादा होगी और हमारी सप्लाई पहले ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब प्राइस कम करने की वजह से खरीदने वाले लोग ज़्यादा होंगे और ये जो है हमारे पास कुछ
जो कस्टमर है हमें वापस करने पड़ेंगे। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, द ओनली रेमेडी इज टू इंक्रीज द प्राइस। तो ऐसे में प्राइस को इंक्रीज करा जाएगा। तो परफेक्ट प्राइस यही होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम इसको बोलते हैं, जहाँ पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हो। ठीक है, अब आ जाते हैं थियोरी ऑफ द फर्म इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो क्या थियरीज है, परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, हाँ उससे हाँ ठीक है, नहीं, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इन अ परफेक्ट competitive मार्केट न्यूमरस फर्म्स प्रोड्यूस आइडेंटिकल गुड्स, नो बैरियर इम्पेडेड एंट्री और एग्जिट। मतलब यहाँ बहुत सारी कंपनियां हैं, एकदम फेयर मार्केट चल रहा है, कोई भी बैरियर नहीं है। ऐसे में इसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ पे डिमांड कर्व भी एकदम से इलास्टिक है। ठीक है, रियल टाइम में इंस्टेंस परफेक्ट कंपटीशन आर रेयर, बट सम फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्टेन ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे हम देख सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन होता है। देखो आज के ऑनलाइन के ज़माने में ना, जिसका प्राइस कम है उसकी डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ परफेक्ट कंपटीशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है, एक कंपनी सिंगल सिंगल प्रोड्यूसर, ठीक है, डोमिनेट द मार्केट। ठीक है, हम यहाँ से देख सकते हैं, ये है मोनोपोली, ओलिगोपोली और डिओपोली। मोनोपोली में ना एक कंपनी डोमिनेट करती है, ओलिगोपोली में फ्यू कंपनीज डोमिनेट करती हैं, और डिओपोली में टू कंपनीज डोमिनेट करती हैं। अब मोनोपोली में ना गवर्नमेंट ओन्ड ही होती है। बेसिकली 1991 से पहले ना हमारे देश में ना ज्यादातर ना गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज थी। आज के टाइम में भी जैसे रेलवे है, ठीक है, रेलवे का ना मोनोपोली है एक तरीके से। वो जो प्राइस सेट करना चाहे, रेगुलेशन, क्लीनिंग है कि नहीं, कोई ज़्यादा सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ मोनोपोली है इसलिए। ओलिगोपोली जैसे फ्यू कंपनीज डोमिनेट करती हैं, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट में आज के टाइम में हम देख रहे हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और कुछ और वेबसाइट्स हैं जो है वो बहुत ज़्यादा कर रही हैं। लेकिन और भी वेबसाइट्स हैं उनका उतना ज़्यादा सामान बिकता नहीं है। तो डिओपोली में क्या होता है, दो कंपनी, जैसे कि आज के टाइम में ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्पल है, एप्पल का आईओएस है, और गूगल का एंड्रॉयड है। तो ये दोनों कंपनियां, इस वजह से और लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ओलिगोपोली हमने समझ लिया। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, many producer using product differentiation to distinguish themselves। मोनोपोलिक कंपटीशन का मतलब होता है कि कोई कंपनी है वो अपना एक तरीके से ना मार्केट में मोनोपोली बनाने के लिए, मतलब अपना ही उन्हीं का सिर्फ प्रोडक्ट बिके, इसके लिए ना वो कुछ फीचर्स बताएंगे कि देखो ये सिर्फ हमारे में है, ये किसी और के में नहीं है। तो कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि ये अगर हमें चाहिए तो इसी का ही लेना पड़ेगा। जैसे कि आपने सुना होगा स्मार्टफोन्स में ना नए नए फीचर्स आते रहते हैं, तो कोई कंपनी नॉच लेके आ गई सबसे पहले, तो एक पर्टिकुलर डिवाइस में है तो सब लोग वही खरीद रहे हैं। तो एक तरीके से ना एक मोनोपोली आ जाती है। ये टेम्परेरी होती है ना, और शॉर्ट ड्यूरेशन होता है इसमें, ड्यूरेशन शॉर्ट होता है, क्योंकि ये कोई पॉलिसी की वजह से ऐसा नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक कोई स्पेशल फीचर होने की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, इसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है कंज्यूमर अवेयरनेस ऑफ प्रोडक्ट डिस्टिंग्विश इज एसेंशियल। ठीक है, अब आ जाते हैं मार्केट, नेक्स्ट टॉपिक, मार्केट इंटरवेंशन कैपिटलिस्ट सिस्टम। ठीक है, तो पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर इंटरवेंशन फॉर एडिक्वेट प्रोविजन। ठीक है, इन्वॉल्व सेटिंग प्राइस आइदर एबव और बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। देखो इक्विलिब्रियम प्राइस वैसे सबसे बेस्ट होता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई को मैनेज एकदम से फिक्स रखा जाता है। बट क्योंकि सेफ गार्डिंग द कंज्यूमर, समटाइम्स गवर्नमेंट जो है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना चाहती है और समटाइम्स प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करना चाहती है, तो इस वजह से मार्केट इंटरवेंशन होता है। मैक्सिमम प्राइस इंटरवेंशन होता है जब मतलब प्राइस जो है ना गुड्स का या सर्विसेज का ना एक मैक्सिमम प्राइस थ्रेशोल्ड फिक्स कर दिया जाता है कि इससे ज़्यादा नहीं आप बेच सकते हो। जैसे आपको याद होगा कोविड वैक्सीन जब शुरू शुरू हुआ था, तो सरकार कोविड वैक्सीन लगा रही थी, लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनियों को भी अलाउ किया था। तो वहाँ पे एक रेट फिक्स कर दिया था। पहले शुरुआत में कंपनियां काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर रही थी, फिर एक मैक्सिमम रेट फिक्स कर दिया था कि इसके ऊपर आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो ये जो है सेफ गार्ड किसको दिया गया, कंज्यूमर को, एम टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर।
अब मिनिमम मिनिमम प्राइस इंटरवेंशन क्या होता है? प्रोटेक्टिंग द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज पैदा कर रहे हैं ना जिसको, वो उनको जैसे आप हम अगर इंडिया में देखें तो एमएसपी प्राइस दिया जाता है करीब 22 क्रॉप्स को। तो इसमें जो है एक एमएसपी रहता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि मतलब अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड उतना नहीं है, तो प्राइस गिरेगा, लेकिन उससे किसान को ज़्यादा लॉस ना हो, इसके लिए जो सरकार है ना वो मिनिमम एमएसपी लेके आती है, ये मिनिमम प्राइस इंटरवेंशन है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इलास्टिटी। अब ये देखो, इलास्टिटी हम 2 बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम यहाँ इसको इलास्टिटी को ना डिटेल में समझेंगे। इट रिफर्स टू हाउ क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन द प्राइस। इलास्टिटी जो है पूरा का पूरा टॉपिक इस बात पे डिपेंड करता है कि जो चेंज इन द प्राइस, मतलब प्राइस में जो बदलाव आ रहा है, इससे सप्लाई और डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अगर वो डिमांड और सप्लाई ना प्राइस चेंज के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है ना, तो इलास्टिटी है। अगर नहीं हो रहा है ना, तो इलास्टिटी नहीं है। इफ अ स्लाइटली प्राइस चेंज रिजल्ट इन सब्सटेंशियल शिफ्ट इन क्वांटिटी डिमांड, मतलब अगर प्राइस में ना थोड़ा सा चेंज करें और अगर उसका ना सप्लाई और डिमांड ना काफी तेजी से चेंज हो जाए, तो इसको बोलते हैं हाई इलास्टिसिटी। अगर जो है प्राइस में ना चेंज करने से उसकी जो है डिमांड से ना ज्यादा फर्क ना पड़े, तो उसको बोलते हैं हाई सॉरी हाई इनइलास्टिक, ठीक है। हाई इनइलास्टिक इफ द प्राइस चेंज हैज मिनिमम मिनिमम इम्पैक्ट, ठीक है। मतलब प्राइस चेंज हम काफी सारा कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो डिमांड है ना उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हाईली इनइलास्टिक है, ठीक है। अब देख लेते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is calculated by dividing the change in quantity demanded by change in price। मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो जो भी क्वांटिटी में चेंज आया है, मतलब पहले अगर 7 किलोग्राम ले रहे थे, अब प्राइस चेंज के बाद उस चीज़ को 5 किलोग्राम ले रहे हैं, तो क्वांटिटी में की डिमांड में कितना चेंज आया? 2 किलोग्राम। उस और प्राइस चेंज में जो भी चेंज आया होगा, लाइक लाइक पहले 50 रुपए का था, अभी 60 रुपए का, तो 10 रुपए चेंज आया, तो क्वांटिटी को ऊपर रखते हैं, चेंज इन क्वांटिटी को ऊपर रखते हैं, चेंज इन प्राइस को उसके नीचे रखते हैं, और इसको कैलकुलेट करते हैं, तो क्या जाता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। ऐसे ही दूसरा कॉन्सेप्ट है इसमें, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसमें कुछ नहीं, सेम फॉर्मूला रहता है, बस इसमें जो ऊपर आता है डिमांडेड, यहाँ आता है सप्लाई। मतलब डिटरमाइंड बाई डिवाइडिंग द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। मतलब जो भी सप्लाई में चेंज आया, मान लो पहले 60 केजी था, अभी 50 केजी ले रहे, तो ये जो है 10 केजी का चेंज आया, ये ऊपर आएगा, नीचे प्राइस चेंज आएगा, चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो दोनों जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, यहाँ डिमांड आ जाता है ऐसे फॉर्मूले में ऊपर, यहाँ डिमांडेड आ जाता है, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में ऊपर फॉर्मूले में सप्लाइड आएगा, और नीचे चेंज इन प्राइस सेम रहता है दोनों में, ठीक है। अब इसको पता कैसे चलता है सरकारों को? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अकर्स व्हेन प्राइस इंक्रीज लीड्स टू रिड्यूस टोटल रेवेन्यू। सो इसका क्या मतलब है कि प्राइस में जब भी चेंजेस आते हैं, तो रेवेन्यू में कुछ फर्क होगा, ठीक है। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो यही कहता है, मतलब अगर प्राइस बढ़ जाएगा, तो उसका जो रेवेन्यू जो है कम हो जाएगा, ठीक है। व्हेन प्राइस इंक्रीज ड्यू टू टोटल रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन महंगे हो गए, तो उससे जो टैक्स सरकार को मिल रहा है, ठीक है, वो उसमें कमी आएगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा, तो रेवेन्यू कम हो जाएगा। वाई इलास्टिसिटी रिजल्ट्स इन इंक्रीज टोटल रेवेन्यू। लेकिन मान के चलो कि जो प्रोडक्ट है वो इलास्टिसिटी के अंतर्गत नहीं आता है, इन इलास्टिसिटी में आता है, जैसे कि गिफिन गुड्स है, नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है वो। सिन गुड्स है, जैसे टबैको प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, अल्कोहल। तो इन इलास्टिसिटी में ये जो है टोटल रेवेन्यू कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। इनफैक्ट ये बढ़ ही जाएगा, जो ग्रेजुअल बढ़ता है ना, वो बढ़ ही जाएगा, ठीक है। अब आ जाएंगे यूनिटरी इलास्टिसिटी। यूनिटरी इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है?
कि प्राइस चेंज हो रहा है ना, चेंज इन प्राइस, ठीक है, चेंज इन प्राइस कॉजेस नो चेंज इन टोटल रेवेन्यू, ठीक है। मतलब इनको भाई मतलब नहीं है कुछ भी, प्राइस में कुछ भी चेंज होता रहे, इनका जो है रेवेन्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसको बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिसिटी, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, ठीक है। ये होता है एक परफेक्ट इलास्टिसिटी, एक परफेक्टली इनएलास्टिक डिमांड, एक रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। तो सबसे पहले आप ना यूनिटरी को समझो। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होती है? प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल चेंज इन प्राइस। मतलब इसमें क्या होता है कि प्राइस में कोई चेंज हुआ तो जो सप्लाई सॉरी डिमांड है उसमें ही इक्वल चेंज होगा, ठीक है। मतलब डिमांड इक्वल प्राइस चेंज। यहाँ इक्वल का मतलब सेम रुपीज या वो नहीं है, इसका मतलब है कि सेम प्रोपोर्शन में, ठीक है। मतलब 10% अगर प्राइस बढ़ा है तो सब डिमांड भी 10% कम हो जाएगी, ठीक है। अगर 10% प्राइस कम हुआ है तो डिमांड 10% बढ़ जाएगी, समथिंग लाइक इन राइट प्रोपोर्शनल, ठीक है। सेम प्रोपोर्शन मतलब अगर हम 10 रुपए बढ़ाएं तो इतना घटेगा, हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसको यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में। अब आ जाओ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, एक और रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, इसको हम समझते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। देखो परफेक्टली का मतलब कोई चीज होता है प्रॉपर बहुत ही अच्छे से काम कर रही है, रिलेटिवली का मतलब होता है हाँ भाई काम तो कर रही है पर एकदम परफेक्ट तरीके से नहीं कर रही है, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है इनफाइनाइट चेंज, ठीक है, इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस। भाई यहाँ मतलब है कि प्राइस में ना छोटा मोटा चेंज करते रहो, जैसे मान लो 10 रुपए का भी 1000 रुपए के प्रोडक्ट में आप चेंज कर रहे हो ना, तो वो जो है डिमांड में ना इम्पैक्ट दिखेगा। मतलब ये सो इट इज सो सेंसिटिव कि मतलब 10 रुपए का चेंज भी ना ये नोट डाउन कर रही है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो ऐसा कोई गुड्स हो जिसमें बिल्कुल उसके प्राइस में छोटा सा इम्पैक्ट आता है ना, तो वो एकदम से उसमें चेंज होता ही रहता है, कितना भी तुम प्राइस में चेंज करते रहो उसमें चेंज होता रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है इनफाइनाइट चेंज, ठीक है। अब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का क्या मतलब है? रिलेटिवली का मतलब ये है स्मॉल चेंज इन प्राइस, ठीक है, लार्ज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। यहाँ मतलब है छोटा सा चेंज करो और क्वांटिटी में ज्यादा चेंज होगा, ठीक है। छोटा सा चेंज करो क्वांटिटी में ज्यादा चेंज होगा। तो अब इन दोनों फर्क क्या है वो समझो। एक तो यहाँ पे छोटा सा चेंज करने पे ना यहाँ ज्यादा चेंज हो रहा है, यहाँ पे ना ज्यादा चेंज नहीं होगा, एक एक सही क्वांटिटी में चेंज होगा और ये चेंज हमेशा होता रहेगा। मतलब प्राइस ना अगर आप 1000 रुपए का कोई प्रोडक्ट है उसको अगर 10 रुपए पे ले जाओगे ना तब भी यहाँ पे शो करेगा। अगर 10 रुपए का प्रोडक्ट है ना उसको अगर आप 1000 का ले जाओगे तब भी यहाँ क्वांटिटी ना कम होगी लेकिन चेंज होता रहेगा। लेकिन रिलेटिव इलास्टिसिटी में क्या होता है, लार्ज चेंज हो रहा है ना, आप कोई प्रोडक्ट 10 रुपए का था लेकिन 1000 का कर दोगे तो ये हो सकता है बिकना ही बंद हो जाए। तो ये पूरी तरह पहले ही बंद हो जाएगा, मतलब ये 200 रुपए का जब आइटम आएगा ना तभी ये बंद हो जाएगा, क्योंकि इसका जो ग्राफ है ना वो कुछ ऐसे चलेगा, ठीक है। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। इसका जो ग्राफ है रिलेटिव इलास्टिसिटी का ना वो कुछ ऐसे चलेगा। ये देखो यहाँ पे आके ना क्लोज हो गया, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है रिलेटिव इलास्टिसिटी है ना, इसमें छोटे से प्राइस चेंज के लिए ना बहुत ज्यादा बड़े बड़े क्वांटिटी में डिमांड में चेंज होते हैं, डिमांड बहुत तेजी से चेंज होती है। लेकिन यहाँ पे ना छोट परफेक्ट इलास्टिक डिमांड में क्या होगा, छोटा सा चेंज होगा प्राइस में, यहाँ क्वांटिटी डिमांड में भी छोटा सा चेंज होगा लेकिन हमेशा होता रहेगा, ठीक है। अब इसी के अपोजिट होते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। देखो रिलेटिव का मतलब वही है कि यहाँ पे लार्ज चेंज इन प्राइस, स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। वो उसी के अपोजिट से है ये, तो इसको हम समझ लेते हैं। और परफेक्ट इन लास्ट डिमांड, देखो रिगार्डलेस ऑफ प्राइस चेंज नो चेंज इन डिमांड, ठीक है। यहाँ पे ना कि प्राइस में आप कुछ भी चेंज करते रहो, यहाँ भैया आपकी जो है डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं इसको ग्राफ के थ्रू बताऊं आपको, तो लेट से ये जो है ये
प्राइस है, ये क्वांटिटी है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये जो है डिमांड है। ओके, मतलब यहाँ ये डिमांड था। अभी मान के चलो, यहाँ पे अगर हम फर्स्ट टर्म नोट डाउन कर रहे हैं, यहाँ मान के चलो कोई चीज़ 100 रुपए की थी और डिमांड है 5 यूनिट। ठीक है, यहाँ अगर 200 रुपए की हो गई ना, तब भी यूनिट ना 5 ही रहा। तो ये जो है परफेक्टली इलास्टिक है। इसमें जो है कोई चेंज क्वांटिटी में नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं ना, 5 kg 5 यूनिट ही रह रहा है। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा। इसको बोलेंगे परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इनलास्टिक डिमांड क्या होता है कि लार्ज चेंज इन प्राइस, है ना, स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी। इसको ऐसे समझ सकते हो आप। एक सेकेंड, परमानेंट मार्कर्स दिखाता हूँ। ये ऐसे है। ठीक है, ये कुछ ऐसे रहेगा। ये प्राइस था, मान के चलो आप 1000। ये है लेट से 800। ये है 200। ठीक है, यहाँ एक यूनिट है, मान के चलो आप 5। ये है 6 यूनिट। ठीक है, तो जब 1000 की थी तो कोई यूनिट का बिक्री 5 था, और 200 की है तब यूनिट का बिक्री 6 है। मतलब प्राइस में ना इतना ज्यादा चेंज हो चुका है। ये 1000 है, या 200 आ गया, लेकिन यहाँ क्वांटिटी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है। तो इसको बोलेंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, मतलब ये इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक से थोड़ा कम इन इलास्टिक होता है। मतलब यहाँ पे ना इलास्टिक का जो लॉ है वो थोड़ा बहुत काम करता है। यहाँ परफेक्टली इलास्टिक में बिल्कुल काम नहीं करता, चाहे कुछ भी होता रहे। अब इलास्टिसिटी और डिमांड हमने पढ़ लिया। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, देखो कुछ नहीं है, यहाँ डिमांड की जगह सप्लाई आ जाता है। फॉर्मूले लगभग सेम ही है। प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इक्वल द चेंज इन प्राइस। मतलब देखो, प्राइस चेंज हुआ तो उसके इक्वल में ना उसकी सप्लाई में चेंज हो। ठीक है, ये जो है सप्लाई में जो है चेंज किसके इक्वल हो रहा है, इक्वल टू चेंज इन प्राइस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, अब रिलेटिव इलास्टिक सप्लाई क्या होती है। देखो, यहाँ जो हम प्रोपोर्शन में बोल रहे हैं ना, प्रोपोर्शन का मतलब है जो चेंज इन प्राइस हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग सप्लाई में चेंज हो। ठीक है, तो ये एक राइट प्रोपोर्शन होता है कि भाई यहाँ पे 20% प्राइस में चेंज हुआ, सप्लाई में भी 20% चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रिलेटिव इलास्टिक सप्लाई में क्या होता है, प्राइस चेंज हो रहा है ना, उसमें अगर मान के चलो 20% प्राइस चेंज हुआ, लेकिन इसकी जो सप्लाई है, क्वांटिटी सप्लाई, इसमें 30% चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। मतलब यहाँ जो इलास्टिसिटी है वो ज्यादा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। मतलब यहाँ ये जो है सेंसिटिव ज्यादा है, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई से ये रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई सेंसिटिव ज्यादा है, क्योंकि यहाँ प्राइस चेंज तो लगभग यहाँ पे हुआ था उतना ही हुआ, लेकिन यहाँ पे सप्लाई में चेंज ज्यादा हो गया। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। इसका मतलब ये है कि कोई छोटा सा ना स्मॉल चेंज इन प्राइस, ठीक है, तो इसका जो है चेंज इन क्वांटिटी होता रहेगा। ठीक है, यहाँ एक बहुत ही छोटा सा हम चेंज प्राइस में करते रहेंगे, और इसका चेंज सप्लाई में वो कंटिन्यू बना रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इन इलास्टिक सप्लाई। एक होता है रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई, दूसरा है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। पहले हम समझते हैं परफेक्टली। परफेक्टली का मतलब यही है कि इसका जो प्राइस चेंज है ना, वो कुछ भी होता रहे, चाहे वो 10 की चीज थी वो अब 50 की हो गई, फिर 100 की हो गई, लेकिन इसकी जो सप्लाई है वो कोई चेंज नहीं होगी। वो एक फिक्स सप्लाई है जो कि वही रहेगी। ठीक है, प्राइस चेंज में कुछ भी होता रहे। जैसे कि पेट्रोल अगर 50 रुपए लीटर था, ठीक है, तो अगर मान के चलो 100 बैरल अगर पेट्रोल इंडिया में इंपोर्ट होता है, वो अगर प्राइस 100 रुपीज हो जाएगा, तभी वो 50 बैरल ही इंपोर्ट होगा। तो इसको बोलेंगे क्या, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई क्या होता है, लेस प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू प्राइस चेंज। ठीक है, यहाँ मतलब ये है कि प्राइस चेंज होने से ना इसकी जो सप्लाई है उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा सप्लाई पे, यहाँ थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि हमने देखा होगा कि गोल्ड होता है ना, गोल्ड जो है वो
उसका प्राइस कितना भी बढ़ता रहे, लोग गोल्ड खरीदते रहते हैं। पर ऐसा नहीं कि ये एकदम से इनइलास्टिक होगा। अगर प्राइस गोल्ड का ना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो लोग थोड़ा बहुत कम भी करते हैं। ठीक है, तो ये रिलेटिवली इनइलास्टिक हो जाएगा। अब हम कुछ रिसेंट एग्जांपल्स देखते हैं। ड्यूरिंग द कोविड 19 पेंडेमिक द प्राइस ऑफ मास्क वेंट अप बिकॉज ऑफ lot of people need them, ठीक है, and companies made more masks to meet the demand, illustrating elastic supply। ठीक है, मतलब जैसे कोविड आया तो मास्क को कंपलसरी करा गया। ठीक है, मास्क को कंपलसरी करने के बाद क्या हुआ कि जो प्राइस ऑफ मास्क है ना वो एकदम से अप होने लगा। जैसे आपने देखा होगा कि यूज एंड थ्रो मास्क जो है, अगर आप थोक में ले रहे हैं तो 2 रुपीज पर पीस पड़ता है। ठीक है, 2 रुपीज पर पीस पड़ता है, लेकिन जब कोविड के टाइम पे ये लगभग 20 रुपए तक पहुंच गया था। ठीक है, लेकिन कंपनियों को जैसे पता चला कि भाई मास्क का जो प्राइस बढ़ रहा है बहुत तेजी से, इन्होंने सप्लाई को बढ़ा दिया। ठीक है, ओके, तो ये इसका मतलब ये किसका एग्जांपल है? इलस्ट्रेटिंग द इलास्टिक सप्लाई, मतलब एक परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई का एग्जांपल हुआ। ठीक है, लेकिन अभी दूसरी तरफ हम देखें, हाउएवर वी कुड नॉट सडनली हैव मोर डॉक्टर्स टू सो नंबर ऑफ डॉक्टर डिडंट इंक्रीज मच। अब देखो, जब कोविड के ना पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए थे ना, तो हॉस्पिटल्स में ना कहीं भी जगह नहीं थी। मतलब बहुत सारा पेशेंट वहां पहुंच गया, लेकिन डॉक्टर तो फिक्स है। मान लो एक फॉर एग्जांपल 1000 डॉक्टर है एक हॉस्पिटल में, अ, तो वो जो है सब, अगर पेशेंट अगर मान लो 10,000 था, ठीक है, सॉरी 1 लाख लिख दिया, 10,000 था पेशेंट पहले, अभी वो 1 लाख हो गया। लेकिन डॉक्टर तो उतना ही रहेगा ना, तो यहाँ पे ना एकदम से हम डॉक्टर नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो ये जो है एग्जाम्पल किसका हुआ? रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई। कैसे? अब यहाँ बिल्कुल चेंज नहीं होता ना, तब ये होता परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई। हाँ, हो सकता है कि कुछ डॉक्टर बढ़ाए गए हों। ठीक है, जैसे कुछ डॉक्टर छुट्टी पे होंगे तो उनको बुला लिया गया होगा, कुछ जैसे इंटर्नशिप कर रहे थे तो उनको बुला लिया गया। ठीक है, या और जो डॉक्टर घर पे बैठे थे उनको भी है ना ज्वाइनिंग करा दी गई। तो यहाँ कुछ डॉक्टर बड़े होंगे, लेकिन राइट प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेंगे। जैसे पहले 1000 पेशेंट है, अभी 10,000 पेशेंट है, तो यहाँ 10 टाइम्स जो है सप्लाई बढ़ी है, सॉरी डिमांड बढ़ी है। तो यहाँ पे डॉक्टर मान के चलो पहले 100 थे, अभी 103 हो गया। तो यहाँ जो है सप्लाई में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया, तो इसीलिए इसको रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई बोल रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। इन एडिशन टू प्राइस इलास्टिसिटी देयर आर अदर रेलिवेंट कंसेप्ट। ठीक है, तो हम ये देखो, इसके अलावा भी कुछ इलास्टिसिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। वो है एक इनकम इलास्टिसिटी, एक है क्रॉस इलास्टिसिटी। अब इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है? मेजर्स हाउ क्वांटिटी डिमांड और सप्लाइड रिस्पॉन्ड टू चेंज इन इनकम। ठीक है, मतलब ये है कि किसी की इनकम में ना, किसी पर्सन की इनकम चेंज होने से उसकी जो डिमांड है वो कैसे चेंज होती है। ठीक है, या अब इसको हम एग्जाम्पल से, अगर हम पहले हम थोड़ा डेफिनेशन किसी और अच्छे से समझते हैं, फिर इसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे। इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है, द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडिंग बाई परसेंटेज चेंज इन इनकम एज फॉलो। ये फॉर्मूला है। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर चेंज इनकम में हो रहा है तो उसकी जो डिमांड है वो कितना हो रहा है, इसको अगर हम डिवाइड करें तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाती है। ठीक है, अब हम एग्जांपल समझते हैं कि लेट से कि कोई पहले ना 1000 रुपए के लगभग कपड़े खरीदता था। ठीक है, अभी उसका जो है इनकम रिसेशन की वजह से कम हो गया, तो अब हो सकता है वो 500 रुपीज के ही सिर्फ कपड़े खरीदेगा। तो इस फॉर्मूले में अगर हम देखें तो यहाँ पे ना परसेंटेज चेंज कितना हो गया? 50%। ठीक है, और उसकी इनकम में कितना परसेंट हुआ? मान लो इनकम तो सिर्फ 20% चेंज हुई थी, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगा। ठीक है, मतलब 20% इनकम चेंज होने से लोग उस चीज पे कितना कम खर्चा कर रहे हैं या ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है? एग्जामिन हाउ द क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाई ऑफ वन गुड रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर गुड। ठीक है,
मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि एक चीज का अगर सप्लाई कम हुआ या डिमांड बढ़ा, तो उससे जो है दूसरी चीज का प्राइस भी ना उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट से कि जो है कॉफी है, उसका प्राइस कम हो गया, ठीक है, उसका प्राइस कम हो गया या उसकी सप्लाई बढ़ गई, तो प्राइस कम हो जाएगा। तो ऐसे में ना ये कॉफी सस्ता हो जाएगा। ऐसा कॉफी सस्ता हो गया तो लोग क्या करेंगे कि टी का डिमांड कम कर देंगे, क्योंकि लोग अब कॉफी ज्यादा पीने लग जाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें कॉफी पसंद तो होती है लेकिन महंगी होती है, इसलिए कॉफी नहीं पीते, वो टी प्रेफर करते हैं किसी कैफे वगैरह में। तो अभी कॉफी का अगर प्राइस कम हुआ है तो वो टी की डिमांड बढ़ा, वो सॉरी सॉरी कॉफी का प्राइस कम हुआ है तो वो कॉफी की डिमांड बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो टी है उसका बिक्री कम हो जाएगा, तो इसका जो है प्राइस फर्दर फिर से इसका कम होगा, इसका टी का प्राइस भी कम होगा कॉफी का प्राइस कम होने से। समझ में आया? मतलब एक प्रोडक्ट का, कॉफी का अगर प्राइस कम हो रहा है तो टी का प्राइस भी कम हो जा रहा है, अगर टी का प्राइस बढ़ रहा है तो कॉफी का प्राइस भी बढ़ जाएगा। कैसे समझते हैं? मान के चलो कोई टी कहीं कैफे में 30 रुपीज की आती थी, ओके। अभी क्या हुआ कि कैफे मालिक ने इसको 30 की जगह कर दिया 50 रुपीज, ठीक है। और कॉफी पहले जो है 50 रुपीज की थी, अब टी और कॉफी दोनों बराबर हो गया, तो लोग कॉफी ज्यादा प्रेफर करने लग जाएंगे, तो इसकी जो है डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो कॉफी कैफे जो है इसको 50 की जगह इसको 80 कर देगा, ठीक है, वैसे। तो इसको क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं, मतलब एक चीज का प्राइस घटने बढ़ने से दूसरी जो चीज होती है ना, उसका जो है प्राइस बढ़ने लगता है। ये मोस्टली आपने देखा होगा सप्लीमेंट्री गुड्स में होता है, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखो चैप्टर वैसे खत्म हो गया है, अब कुछ टर्म्स है, ठीक है, उन्हें हम समझते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी, द एडिशनल सेटिस्फेक्शन गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मत इसको और अच्छे से समझने के लिए इस एग्जांपल से समझते हैं। इफ यू बाई अ बोतल ऑफ वाटर एंड देन अ सेकेंड वन, द यूटिलिटी गेन फ्रॉम द सेकेंड बोतल ऑफ वाटर इज मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब समझ में आया? मतलब एक बोतल आपने पानी की खरीदी और उसको आपने यूटिलाइज कर लिया, ठीक है, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिला होगा। फिर आपने एक सेकंड वन, मतलब आपने एक दूसरी बोतल खरीदी, उसको फिर से आपने उसको कंज्यूम किया, तो यहाँ पे जो है आपको अब सेकंड बोतल के टाइम पे ना जो उसका सेटिस्फेक्शन मिला, ये मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है। मतलब एडिशनल सेटिस्फेक्शन गेन्ड, ठीक। अभी जैसे आप एक फोन यूज कर रहे थे, अभी आपने दूसरा फोन ले लिया, तो अब दूसरा फोन यूज करेंगे ना, तो जो सेटिस्फेक्शन होगा वो मार्जिनल यूटिलिटी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ फॉर गोन अल्टरनेटिव्स व्हेन वन ऑप्शन इज चूजन ओवर अनदर। ये क्या होता है, देखो हम इसको समझते हैं। मान के चलो आपका बजट था कि भाई मेरे को ना फॉर एग्जाम्पल 10,000 का एक स्मार्टफोन खरीदना है, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि भाई 12,000 रुपए में तो ना 5G स्मार्टफोन आ रहा है, एक बेटर अल्टरनेटिव है आपके पास। तो आप जो है इस बेटर अल्टरनेटिव 5G फोन के लिए गए, तो आपने यहाँ पे 2,000 आपने एक्स्ट्रा स्पेंड किया। तो यही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो 2,000 है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ फॉरगॉन अल्टरनेटिव, मतलब अल्टरनेटिव जाने के लिए आपने क्या कॉस्ट चुकाई, ठीक है, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है? अ सिचुएशन इन विच मार्केट सप्लाई एंड डिमांड बैलेंस ईच अदर रिजल्टिंग इन स्टेबल प्राइस। मार्केट इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था, एक कर्व होता है डिमांड का, एक होता है सप्लाई का, इसके जो बीच में जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वही मार्केट इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। मतलब अगर हम, सीधी बात है, प्राइस अगर बढ़ा देंगे तो डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है, ऐसे में हमारे पास सरप्लस बचेगा, तो वो मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं आता। एक्सटर्नलिटीज क्या होती है? एक्सटर्नलिटीज देखो, बहुत ही बेसिक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो वो पॉल्यूशन कर रही होगी, ठीक है। तो यहाँ जो पॉल्यूशन है वो एक्सटर्नलिटीज है, ठीक है। तो कॉस्ट और बेनिफिट दैट अफेक्ट अ पार्टी हु डिड नॉट चूज टू इनकर द कॉस्ट और बेनिफिट। मतलब यहाँ पे जो पॉल्यूशन हुआ है उससे जो आम जनता है उसको प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसने
उसको जो है ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ऐसे में एक्सटर्नलिटीज वही होती है, ठीक है, जहां पे कोई प्रॉफिट उससे कमा रहा है और वहां पे कुछ ऐसी चीज बना रहा है जो जिससे दूसरों को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, या जिससे जैसे नेचर को प्रॉब्लम हो रहा है या दूसरे इंसान को प्रॉब्लम हो रहा है जो डायरेक्ट उसमें पार्टी नहीं है। ठीक है, अब हम समझते हैं सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सॉरी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। चूजिंग टी ओवर कॉफी इफ द प्राइस ऑफ कॉफी सूट्स अप। ठीक है, ओके, मतलब ये है कि भैया कॉफी के जो है प्राइस बढ़ गए तो हम टी चूज करने लग गए। ठीक है, तो इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। द चेंज इन द कंजम्पशन ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम अ चेंज इन प्राइस ऑफ गुड मेकिंग कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट अवे फ्रॉम हायर प्राइस गुड्स टू लोअर प्राइस। मतलब सीधी सीधी बात है भाई, महंगी चीज कोई महंगी हो गई, सॉरी कोई महंगी चीज और महंगी हो गई तो हम जो है उससे सस्ती वाली चीज पे चले आए। जैसे हमने इस एग्जांपल में समझा कि भाई कॉफी महंगी हो गया है इसलिए अब हम टी प्रेफर करेंगे। ठीक है, उसका सब्स्टिट्यूट हम गुड्स प्रेफर करेंगे। इनकम इफेक्ट क्या होता है? द चेंज इन कंजम्पशन रिजल्टिंग फ्रॉम अ चेंज इन रियल इनकम। ठीक है, इनकम इफेक्ट भाई बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है कि इनकम जो अगर बढ़ अप हो गया तो हमारा कंजम्पशन में बास्केट जो हमने फूड बास्केट है या हमारा दूसरे के जो खर्चे हैं उनमें उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसको बोल देंगे इनकम इफेक्ट। जैसे हम मैंने एग्जांपल में बताया था आपको कि कम आपकी सैलरी है तो आप बाइक से चलते हैं तो आप बाइक खरीदेंगे। अगर आपकी सैलरी बढ़ गई तो आप जो है कार से चलेंगे तो आप कार खरीदेंगे। तो ये इनकम फैक्ट में आता है। मार्जिनल कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप मान के चलो कि एक कंपनी है वो 100 यूनिट किसी चीज की बनाती है तो उसको एक पर्टिकुलर कॉस्ट पड़ती होगी ना। तो अब जो है उसको एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाना है, मतलब पहले 100 बनाए अब 101 अगर उसको यूनिट बनाना है तो एक एडिशनल कॉस्ट उसको खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एडिशनल कॉस्ट को ही क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट हमें बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा। ओके, डिमिनिशिंग द मार्जिनल रिटर्न्स। देखो मार्जिनल रिटर्न्स क्या मतलब होता है कि एक एक्स्ट्रा हमें अभी देखो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट पड़ा कि एक एक्स्ट्रा हम यूनिट प्रोड्यूस करना चाह रहे थे। अभी यहाँ पे जो हम एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो सीधी बात है हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी होगा। मान लो कि एक यूनिट हमें बढ़ाने से, ठीक है, कंपनी को जो है 10 रुपीज का फायदा होता है। ठीक है, तो एक टाइम पे ऐसा टाइम आएगा जैसे मान लो इन्होंने एक यूनिट बढ़ाया 10 रुपए, फिर प्रॉफिट बढ़ गया, फिर एक यूनिट बढ़ाया 10 रुपए, फिर से प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है, फिर एक यूनिट बढ़ाया 10 रुपए, प्रॉफिट हो गया। एक टाइम ऐसा आएगा जब एक यूनिट बढ़ाने से इनको प्रॉफिट जो है मान लो 9 रुपए, 8 रुपए या 7 रुपए ही हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है वो हम समझते हैं। ए प्रिंसिपल स्टेट दैट as investment in particular area increase the rate of profit from the investment after certain point cannot continue to increase if other variables remain the constant. For example, यहाँ पे ना इन्होंने कोई रिसर्च नहीं करी, रिसर्च पे खर्चा नहीं किया, कोई मशीनरी में कोई चेंज नहीं लाए, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया कंपनी ने। ठीक है, सेम चीज को ना अगर मान लो अगर वो लगातार बढ़ाते रहते हैं, ठीक है, उसका जो है प्रोडक्शन बढ़ाते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि प्रोडक्शन सिर्फ बढ़ाने से ना उसका जो प्रॉफिट है ना वो नहीं बढ़ेगा। तो इसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। अब देखो कि प्राइस क्या होता है? प्राइस सबको पता ही है, अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू परचेज अ गुड्स और सर्विस। किसी भी चीज को खरीदने या सॉरी खरीदने के लिए या सर्विस को कोई चीज सर्विस को लेने के लिए क्या है ना जो खर्चा करना है वो प्राइस हो गया। कॉस्ट क्या होती है? एक्सपेंस इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग अ गुड। ठीक है, मतलब प्राइस और कॉस्ट में क्या फर्क होता है? ये जो है हमेशा कंज्यूमर यूज करते हैं, ये जो है जो प्रोड्यूसर है वो यूज करता है। मतलब एक कंपनी है उसको कितना खर्चा आ रहा है कुछ प्रोडक्ट बनाने में, उसको कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, और जब कंज्यूमर उस चीज को खरीदता है तो इसमें टैक्स वगैरह इंक्लूड हो चुके होते हैं। इसको जो है एक तरीके से ये प्राइस का मतलब है मार्केट प्राइस। ठीक है, इनकम क्या होती है सबको पता ही है बहुत अच्छे से। गुड्स एंड सर्विसेज समझ लेते हैं। गुड्स क्या होती है, सर्विसेज क्या होती है? जिनको तुम छू सकते हो ना वो टेंजिबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? वो गुड्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन, कार, ठीक है,
ये क्या है, गुड्स। सर्विसेज क्या है कि आप होटल में गए, ठीक है, अभी आप होटल में गए या रेस्टोरेंट में गए तो आपको जो है एक पर्सन आता है, वो आपको सर्व कर रहा है, आपको रेस्पेक्ट से बात करेगा, आपका कोई सामान है उसको अंदर रखेगा, आपकी गाड़ी पार्क करेगा, वो ये क्या है, सर्विसेज, ठीक है। फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स का मतलब होता है भाई आगे इन प्रोडक्ट्स पे कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्टील है तो ये इंटरमीडिएट गुड है, इसको जो है इससे बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं, तो ये फाइनल गुड्स नहीं है। लेकिन अब मान लो कार है, वो ऑलरेडी बन गई, अब उसमें कुछ चेंज नहीं करा जा सकता, तो ये फाइनल गुड्स होगा, ठीक है। कंप्लीटेड इट्स प्रोडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, मतलब इसको और ज्यादा ट्रांसफॉर्म नहीं करा जा सकता। जैसे आम है, तो आम जो है रॉ मटेरियल है, इससे हमने क्या बनाया, शेक बना दिया, ठीक है, तो ये फाइनल गुड्स हो गया। आप शेक से अब क्या बनाएंगे, आप कुछ नहीं, शायद कुछ लोग बना दें स्मूथी वगैरह, तो स्मूथी यहाँ फाइनल गुड्स हो गया, ठीक है। अब कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड अपॉन परचेज, ठीक है, मतलब हमने इससे खर्च इसको हम खर्च कर लेते हैं, इससे कोई प्रॉफिट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने घर में जैसे टीवी लेके आए, तो ये कंजम्पशन गुड है, इससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन हमने अगर कोई फैक्ट्री में एक मशीन लगाया तो वो आगे इन हमें प्रॉफिट करके देगा, तो वो हो जाएगा कैपिटल गुड। क्या हो जाएगा, कैपिटल असेट्स यूज इन प्रोडक्शन दैट डू नॉट अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोसेस, ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स मतलब हमने यूज कर लिए, खत्म हो जाएंगे। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, हमें रिटर्न्स देते हैं। फिक्स एसेट्स, बिजनेस एसेट्स यूज फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। फिक्स एसेट्स का मतलब यही है कि मतलब एक साल के ऊपर, मतलब अकाउंटिंग ईयर मतलब यही होता है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो इसके बाद भी वो चीज यूज रहती है। जैसे हैवी मशीनरी हो गया, ठीक है, बिल्डिंग हो गया कंपनी का, कंप्यूटर हो गए, ठीक है, तो ये क्या होगा, फिक्स असेट है, इसमें ये लंबे टाइम तक रहेगा। आप डेप्रिसिएशन समझते हैं, देखो कोई फिक्स असेट्स अगर लंबे टाइम तक रहने वाला है तो उसमें कुछ खराबी होगी, टूट फूट होगी, ठीक है, तो उसमें उसकी जो है वैल्यू गिरेगी, इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डिक्लाइन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स ओवर टाइम ड्यू टू यूज और ऑब्सोलेशंस, ठीक है, मतलब क्या है कि जो है प्राइस उसका गिरेगा, उसका जो वैल्यू गिरेगा क्योंकि इसमें टूट फूट होगी, तो इसी को क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। आ, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इसमें कोई अगर मिस्टेक रही हो तो हम उसको करेक्ट करेंगे, और आगे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे क्लास चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं।